वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग DSSP का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज हम उसका 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी चैनल के ऊपर 3 पार्ट आ चुके हैं। आप चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स के और डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी टॉपिक हम चैनल पे करते हैं उसकी वहाँ पर आपको PDF जो है प्रोवाइड हो जाएगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन कोल्यूसिव ओलिगोपोली फॉर जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओलिगोपोली मार्केट में आपको पता है कि क्या करती हैं, जो ओलिगोपोली फर्म्स होती है वो कोल्यूजन बना लेती है। कोल्यूजन मतलब मिल जाती हैं एक दूसरे के साथ आकर, एक संगठन बना लेती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही कह रहा है, कोल्यूसिव ओलिगोपोली है, फर्म मिलकर एक कार्टेल बना लेती है, तो वहाँ पर जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मिलकर प्रॉफिट अधिकतम कब होगा। फर्स्ट है, हाईएस्ट कॉस्ट फर्म मेक हाईएस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जिस फर्म की कॉस्ट ज़्यादा आएगी उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं इसको आप कोई एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने वैसे कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट करी होगी, उसमें आपने जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करा होगा। वहाँ पर जो फर्म्स होती है उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मिलकर किस तरह वो जॉइंटली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो मान लो वहाँ पर एक A फर्म है और एक B फर्म है, तो वहाँ पर ये नहीं होता कि इसको प्रॉफिट कम देना है या इसको प्रॉफिट ज़्यादा देना है। वहाँ पर एक ही मोटिव होता है कि हमने इसलिए संगठन बनाया, हमने इसलिए कार्टेल बनाया है ताकि हम जॉइंटली क्या कर सके, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि जिस फर्म की कॉस्ट ज़्यादा आएगी वो ज़्यादा प्रॉफिट लेती है। ऐसा नहीं होता। मान लो A फर्म है, वो A फर्म कार्टेल में आई है और उसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा आ रही थी, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा कोई जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कोई रूल नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखिए, लोएस्ट कॉस्ट जो फर्म होती है, जिस फर्म की कॉस्ट लो आ रही है प्रोडक्शन करने में उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये भी उनका कोई प्रिंसिपल नहीं है। अगला देखिए, द लोएस्ट कॉस्ट फर्म प्रोड्यूस लार्जेस्ट आउटपुट। वहाँ पर ये तो होता है, आपने जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का डायग्राम भी देखा होगा कि जिस फर्म की जो कॉस्ट होती है लोएस्ट होती है, मान लो A फर्म है, A फर्म की प्रोडक्शन करने की लोएस्ट कॉस्ट आ रही है, तो ये तो हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करे। पर आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि क्या हो सकता है, आपसे ये पूछा है कि जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब बताओ। अब यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में ये बात नहीं बोली गई कि दोनों का ही प्रॉफिट क्या होगा, जॉइंटली मैक्सिमाइज होगा। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में ये बात नहीं बोली गई है, इसीलिए हम कहेंगे नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, बात सही बोली गई है लेकिन इससे जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईच सेलर डिटरमाइन हिज प्राइस ऑन द अजम्पशन दैट हिज राइवल विल कीप हिज प्राइस कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन ओलिगोपोली मार्केट से है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें क्या होता है, हर एक सेलर ये सोचता है कि उसका जो कॉम्पिटिटर है वो किसी भी तरीके से प्राइस में चेंज नहीं करेगा, वो कितना भी प्राइस चेंज कर ले। जैसे कि A और B दो फर्म है मान लो मार्केट में, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि A फर्म अगर प्राइस चेंज कर रही है तो A फर्म जो है ये सोचती है कि जो उसकी कॉम्पिटिटर फर्म है कौन, B फर्म, वो किसी भी तरह से प्राइस में चेंज नहीं करेगी। ये आपको अजम्पशन बर्ट्रैंड मॉडल में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी ओलिगोपोली मार्केट से आया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 67 में, द वैलिडिटी ऑफ किंग डिमांड कर्व वाज एम्पिरिकली टेस्टेड एंड क्वेश्चन बाय। आपको किंग डिमांड कर्व याद होगा, ठीक है, पोल जो कि पोल स्वीजी ने दिया था। अभी जो किंग डिमांड कर्व है ये कितना वैलिड है, कितना इसको अपनाया जा रहा है या नहीं अपनाया जा रहा है, इस चीज़ को एम्पिरिकल टेस्ट किया गया था और इसको किसी ने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन करने का मतलब है इसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया है और ये कहा गया है कि ये सही से वैलिड नहीं होता या इसके रिजल्ट सही नहीं है, तो इसको
क्वेश्चन करने का काम किसने किया था? 1974 में G.J. स्टिगलर जो थे, उन्होंने इम्पिरिकल टेस्ट किए और ये कहा कि जो किंग डिमांड कर्व है, ये इसकी जो थ्योरी है ये बिल्कुल गलत है। तो इसको क्रिटिसाइज करने का या क्वेश्चन करने का जो श्रेय है जॉर्ज जे स्टिगलर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एन एथिकल वैल्यू जजमेंट मस्ट मेड इन ऑर्डर टू डिराइव। अब जो वैल्यू जजमेंट होती है कि जब आप किसी चीज़ की एथिकली नैतिकता के आधार पर वैल्यू जजमेंट करते हैं, तो आप वैल्यू जजमेंट किसकी हेल्प से कर सकते हैं? फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ग्रैंड यूटिलिटी कर्व, कंजप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व, सोशल वेलफेयर फंक्शन। जजमेंट क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को सही या गलत, ये बात सही है, ये बात गलत है, यही होती है ना जजमेंट करना। अब यहाँ पर है एथिकली वैल्यू जजमेंट अगर आपको करनी पड़े तो आप इनमें से किस कर्व की हेल्प से कर सकते हैं? तो आप सोशल वेलफेयर फंक्शन, जो आपके पास पूरी सोसाइटी का एक वेलफेयर फंक्शन होता है, उससे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोशल वेलफेयर फंक्शन होता है वो इंडिविजुअल वेलफेयर फंक्शन का जोड़ होता है, और यहाँ पर सही कि सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है, नहीं हो रहा, कितना हो रहा है, तो ये सब एथिकली अगर आपको वैल्यू जजमेंट करनी है तो आप सोशल वेलफेयर फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010। पहला स्टेट बताओ कौन सा है जिसने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010 को इंट्रोड्यूस किया। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट क्या होता है? ये एक्ट है कि अपने जो नागरिक हैं, ये एक्ट क्या कहता है कि जो उसके नागरिक हैं उनको एक निश्चित टाइम पीरियड में जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने की गारंटी देता है ये एक्ट। तो पहला वो स्टेट जिसने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010 को इंट्रोड्यूस किया है वो स्टेट रहेगा आपका मध्य प्रदेश। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया था, फिर गुजरात ने किया था, और 18 अगस्त 2010 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि नागरिकों को एक निर्धारित समय के अंदर सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की ये एक्ट क्या देता है? गारंटी देता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है व्हाट इज सुपर 301। अब सुपर 301 क्या है? ये एक मॉडर्न कंप्यूटर का नेम है, या फिर वैरायटी ऑफ राइस है, या अमेरिका ट्रेड लॉ है, या फिर एक अमेरिकन ट्रीटमेंट है एड्स की बीमारी का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सुपर 301 है, सॉरी, इसका मतलब है ये एक प्रोविज़न है जो कि यूएस की ट्रेड लॉ के अंदर है। यूएस का एक ट्रेड लॉ है, सॉरी अमेरिका का ये क्या है? एक ट्रेड लॉ है। इसके अंदर क्या होता है, जो यूएस की गवर्नमेंट है ना, यूएस की गवर्नमेंट को अधिकार दिया जाता है कि अगर कोई भी कंट्री जो उनके ट्रेड लॉज हैं उनके खिलाफ मतलब अपनी चीज़ों को बेच रही है, या जो रूल और रेगुलेशन ट्रेड से रिलेटेड नहीं बनाए गए उनको फॉलो नहीं कर रही है, तो ये 301 जो लॉ है वो क्या कहता है कि जो यूएस की गवर्नमेंट है उन कंट्रीज़ के खिलाफ क्या कर सकती है? कार्रवाई कर सकती है, टैरिफ लगा सकती है उन पर, या दूसरे ट्रेड बैरियर्स उनके लिए क्रिएट कर सकती है जो कि उनके लॉ को नहीं मानेगा। तो ये आपका सुपर 300 लॉ एक अमेरिकन लॉ है जो कि एक प्रोविज़न देता है ट्रेड लॉ के अंदर, जिसके अंदर यूएस गवर्नमेंट टू रेगुलेट अगेंस्ट द कंट्री इट्स डीम्स टू हैव ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय इम्पोजिंग टैरिफ एंड अदर बैरियर्स। मतलब जो भी कंट्रीज़ यूएस की ट्रेड लॉ को नहीं मानेगी और क्या है जो उनके लॉ को नहीं मानेगी और अनुचित व्यवहार करेगी ट्रेड रिलेटेड प्रैक्टिसेस में, तो उनके खिलाफ यूएस की गवर्नमेंट अलग अलग बैरियर्स को क्रिएट कर सकती है। ये उनके लॉ में सुपर 301 में बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेज पे टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को किसके साथ लॉन्च किया गया है? पहली बात तो ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसके अंदर ये क्या था? ये गारंटी स्कीम है जिसमें ये बोला गया था कि जो हमारे 365 डेज होते हैं ग्रामीण लोगों को मनरेगा की तरह है ये, जिसमें कि कम से कम 100 दिन तक उनको रोजगार देने की गारंटी थी। और अब इस स्कीम को जब इनको वेज पे की गई ना, इसको किसके साथ लिंक कर दिया गया है? फर्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ। ये इंडेक्स है थोक व्यापार का। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबर, फूड इन्फ्लेशन। यहाँ पर जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको लिंक किया गया है किसके साथ? कंज्यूमर का जो प्राइस इंडेक्स है एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हैज़ कंप्लीटेड इट्स 150 ईयर इन 2010? 2010 में किसने अपने 150 साल, किस गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट ने अपने 150 ईयर्स को कंप्लीट किया है? इनकम टैक्स, कस्टम एक्साइज ड्यूटी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीविज़न एंड ब्रॉडकास्टिंग। 2010 में पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो कि अपनी पोस्टल सर्विस अक्रॉस इंडिया प्रोवाइड करता है, उसने अपने 150 ईयर्स को कंप्लीट किया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द मैक्सिमम शेयर इन पावर जनरेशन? यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो इंडिया की टोटल 100% जो एनर्जी है, जो पावर जनरेट होती है, जो बिजली बनती है, उसमें मैक्सिमम शेयर किसका है? तो आप सब लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा हम अपने थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वहाँ से जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको जनरेट करते हैं। फिर आपका हाइड्रो आएगा, फिर आपका ऑटोमिक पावर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए थर्मल पावर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 64, द कमेटी एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टॉक एक्सचेंज। नया स्टॉक एक्सचेंज को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। मतलब नए स्टॉक एक्सचेंज को जब लाया गया तो उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी। अब कहा गया है कि वो कमेटी कौन सी है। यहाँ पर कुछ कमेटीज़ के नेम है, तो सीधा मैं आपको इस कमेटी का नाम बता देती हूँ। महाधवन जगन्नाथ फरवानी, MJ फरवानी, ये जो कमेटी है, इस कमेटी का जो संबंध है वो किससे है? जो नए स्टॉक एक्सचेंज जब स्टैब्लिश किया गया था उससे पहले इस कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। तभी क्या हुआ था? न्यू स्टॉक एक्सचेंज जो स्टैब्लिश हुआ था, मार्केट जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। तो इसके फुल फॉर्म तो है MG की माधवन जगन्नाथन फेरवानी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो कब इम्प्लीमेंट किया गया था? आपको नेम से इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कि कोई भी प्रोड्यूसर या मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कंज्यूमर के अधिकारों का शोषण नहीं होना चाहिए, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था 1986, 24 दिसंबर को 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में बोला गया है हेडक्वार्टर आपको सिडबी का बताना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि सिडबी जो है SIDBI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और ये स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस देने के लिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें
तो इसका हेडक्वार्टर आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन सी है। तो अगर हम बात करें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो एजेंसी होती है जो कि किसी भी देश की, उस देश के सदस्यों की, व्यक्तियों की, किसी कंपनी की, मैंने आपको क्या बोला, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक कंपनी होती है जो क्या करती है, किसी भी देश, संस्था, व्यक्तियों को कि वो कितने टाइम तक कर्ज चुकाने की उनकी क्षमता है या नहीं, इसका मूल्यांकन करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज अ कंपनी दैट असाइन क्रेडिट रेटिंग विच रेट्स अ डेटर एबिलिटी टू पे बैक डेट बाय मेकिंग टाइमली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, कि कब तक वो पैसा चुका सकते हैं, इस क्षमता का मूल्यांकन करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इंडिया में अब 7 के आसपास क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसके अंदर क्रिसल और केयर और इकरा, ये तीनों भी उसी के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर, ये तो हो गई इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे यहाँ पर 3 जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। पहली है स्टैंडर्ड एंड पुअर, सेकंड है मूडीज, और जो थर्ड आपकी है वो है फ्रिंच। ये 3 इंटरनेशनल लेवल पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो किसी भी नेशन की क्रेडिट रेटिंग को क्या करती हैं, असाइन करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है इंडिया की। तो क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए, ₹20 एंड अबव वैल्यू नोट आर प्रिंटेड इन, 20 रुपये और 20 रुपये से ज़्यादा के नोट कहाँ प्रिंट होते हैं। तो आपको पता है ये जो है आपके ये बैंक नोट प्रेस देवास के अंदर ये प्रिंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल रेगुलेटर। कौन सा एक फाइनेंशियल होता है वित्तीय, और रेगुलेशन होता है किसी चीज़ पर कंट्रोल करना। फाइनेंशियली कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियली रेगुलेटर नहीं है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, ये भी सेबी है जो कि रेगुलेशन करती है सिक्योरिटी मार्केट पर। और PEFRDA की अगर मैं बात करूँ तो ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये भी फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अगर हम बात करें IRDA की, ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर अगर हम ध्यान दें तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एक एसोसिएशन है जो कि म्यूचुअल फंड के मेंबर्स की है। तो ये कोई एक फाइनेंशियल रेगुलेटरी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर इन वर्ल्ड। मैक्सिमम ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर किस कंट्री के लोगों के हैं, या ये कहें कि कौन ज़्यादा ब्रॉडबैंड जो सर्विसेज इंटरनेट की है वो कंट्री में जो मेंबर रहते हैं लोग, सबसे ज़्यादा किस कंट्री के लोग उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर है वर्ल्ड के अंदर वो चाइना के हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फुल फॉर्म दी गई है साउथ साइड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन को समझाने का तरीका है मेरा, साउथ इन्वेस्टमेंट ट्रेड टेक्नोलॉजी डाटा एक्सचेंज सेंटर इज अ स्कीम ऑफ। ये पूछा गया है, स्कीम का पूरा नाम दे दिया कि साउथ साइड इन्वेस्टमेंट ट्रेड और टेक्नोलॉजी और डेटा एक्सचेंज करने की एक स्कीम है। इस स्कीम का संबंध किससे है, इस स्कीम का संबंध सार्क नेशन से है। सार्क की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो सार्क जो है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के लिए सार्क बनाया गया था। तो सार्क के अंदर ही
साउथ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये जो स्कीम है वो बनाई गई थी। तो इसका जो संबंध है इस स्कीम का वो सार्क से है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क नेशन जो है वो बना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन बैंक्स हैव मैक्सिमम फॉरेन ब्रांचेस इन इंडिया की इंडियन के जो बैंक है उनकी मैक्सिमम फॉरेन ब्रांचेस इंडिया के जो बैंक्स हैं, मान लो इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस दूसरे देशों में किस देश में है। क्वेश्चन आपको समझ आया। इंडिया के जितने भी बैंक्स हैं उनमें किसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस फॉरेन देश में है। तो वो है यूके के अंदर इंडियन बैंक्स की सबसे ज़्यादा फॉरेन ब्रांचेस हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच बैंक इन इंडिया बिकम द फर्स्ट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन चेन्नई। वो कौन सा बैंक है इंडिया का जिसने सबसे पहले चाइना के अंदर अपनी ब्रांच खोली है। तो वो बैंक इंडिया का है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने अब चाइना के अंदर भी अपनी एक ब्रांच को ओपन कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच रूरल सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना क्या थी? ये 16 दिसंबर की बात है, 2005 में ये लॉन्च की गई थी। इसमें क्या था, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधार करने के लिए योजना लाई गई थी। अब ये कह रहा है कि जो भारत निर्माण योजना है उसके अंदर हम क्या इंक्लूड नहीं करते। उसके अंदर हम इरिगेशन को भी इंक्लूड करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वाटर सप्लाई को भी, टेलीफोन को भी, और इसके 6 कंपोनेंट है, 6 चीज़ें हैं इसके अंदर, वाटर, इरिगेशन, रोड, टेलीफोन, कनेक्टिविटी, रूरल, इलेक्ट्रिफिकेशन। एजुकेशन इसका पार्ट नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्डन हैंडशेक स्कीम है उसका संबंध किससे है। अब नेम तो इसका काफ़ी अच्छा है कि गोल्डन हैंडशेक, ये स्कीम भी उतनी ही अच्छी है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो होती है ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि अनुभवी लोगों की जो पोस्ट निकालती है एक्सपीरियंस पर्सन की। अब आप लोगों को पता है कि जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनीज उनको बहुत सारे ऑफर्स देती हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि गोल्डन हैंडशेक। तो उसमें क्या होता है कि जब भी कभी ये लोग जो कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, एक्सपीरियंस पोस्ट पे है, इनको काफ़ी रिस्क उठाना पड़ता है, इनको कंपनी की साख के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी ये कभी रिटायरमेंट लेंगी कि या किसी भी रीज़न से कंपनी को छोड़ते हैं तो कंपनी इनको बहुत से बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट भी देती है। वो कैश की फॉर्म में भी दे सकती है, एक कंपनसेशन के रूप में भी दे सकती है, या फिर ये होता है कि आपको पर मंथली इतना मिलता रहेगा। कंपनी को रिटायरमेंट के बाद भी इनको ये एक तरह से कह सकते हैं कंपनसेशन देना पड़ता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस पोस्ट पर लोग होते हैं। तो तभी इसका जो नेम है गोल्डन हैंडशेक स्कीम पड़ा। तो इसका संबंध वॉलेंट्री रिटायरमेंट से है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन इन प्राइवेट सेक्टर। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो उसी तरह से एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या बनाया गया था, फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाया गया था। तो प्राइवेट सेक्टर का बोला गया है कि कब कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका कंडला के अंदर, कंडला के अंदर 1965 में इस्टेब्लिशमेंट की गई थी एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन की। तो एशिया में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में इंडिया का नाम सबसे ऊपर है। तो 1965 में क्या हुआ, कांडला जो था एशिया में, एशिया के अंदर कांडला जो जगह है वो सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन जो है बनाया गया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर हैज़ नॉट बीन अडोप्टेड रिसेंट डे बाय RBI फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट इन इंडिया। रिसेंट डेज में
आरबीआई कौन से एक चीज़ का यूज़ नहीं करती अपनी क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कैश डिपॉजिट रेशो, कैश एडुकेसी रेशो, कैश रिजर्व रेशो और यहाँ पर एसएलआर रेशो। आपको पता है सीआरआर, एसएलआर रेशो, इन दोनों रेशो का यूज़ तो आज भी हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में देखते हैं और कैश डिपॉजिट रेशो भी यूज़ किया जाता है कि बैंक के पास टोटल अमाउंट है, उसमें से वो कितना पैसा अपने पास एज डिपॉजिट के रूप में रखेगी, क्या उसका परसेंटेज होगा। लेकिन कैपिटल एडुकेसी जो रेशो होता है ये आरबीआई नहीं यूज़ करती क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि कैपिटल एडुकेसी जो रेशो होता है इसका काम सिर्फ ये करना होता है, ये मेज़र करता है बैंक्स में जो बैंक्स की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कितनी है, उससे मेज़र करते हैं। मान लो कि एक बैंक है कि क्या उसके एक बैंक है, मान लो ए बैंक, क्या एक बैंक के पास इतना पैसा है कि वो रिस्क जो भी रिस्क ले रहा है उसको वो कवर कर सके। तो ये किससे पता चलता है, वो कैश एजुकेसी रेशियो से पता चलता है। तो यहाँ पर इससे कोई क्रेडिट कंट्रोल नहीं होता, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री इन इंडिया, सबसे ज़्यादा लेबर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो फर्स्ट आएगा आपका सीमेंट इंडस्ट्री, सेकंड आएगा आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, थर्ड आपका आएगा जूट इंडस्ट्री एंड फोर्थ जो रहेगा आपका कॉटन इंडस्ट्री। तो अगर हम बात करें सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री, ये जूट इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री में से सबसे कम अगर मैं बात करूं लेबर कहाँ यूज़ होता है, कॉटन इंडस्ट्री के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो असेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन है कि जब ये प्रोग्राम आए इनको आपको, जैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम, ठीक है, ये ऐसे प्रोग्राम्स के नेम है, तो इनको तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इस क्वेश्चन में समझाने वाला तो कुछ है नहीं। 90 क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग इन केमिस्ट शॉप, मतलब एक रेफ्रिजरेटर है जिसको कहाँ लगाया गया है, केमिस्ट शॉप पर, मेडिसिन की शॉप पर लगाया गया है। तो ये इंटरमीडिएट्स गुड है, फाइनल गुड है, प्रोड्यूसर गुड है या कंजप्शन गुड है? तो आपको पता है केमिस्ट शॉप पे लगाया गया है, तो वो केमिस्ट उसका फाइनल यूज़ ही करेगा मेडिसिन को क्या करने के लिए, प्रिजर्व्स रखने के लिए। उसको वो आगे रेफ्रिजरेटर को बेचना तो नहीं है ना। तो ये एक तरह की फाइनल गुड है, ना कि इंटरमीडिएट्स गुड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।